इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, विकास, ये शब्द हम कई बार जिंदगी में दोहराते हैं। और इंसान की उत्पत्ति और इंसान की ये प्रगति जो हुई है ये इवोल्यूशन के चलते हुई है। ये जो बात है ये प्रूव की जाती है थियरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा। थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो एक ऐसी थियरी थी जिसमें इस धरती के डेवलपमेंट के बाद, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद यहाँ पे मैमल्स आए कैसे और उनमें डेवलपमेंट हुआ कैसे, ये सब इस थियरी में बताया गया है। तो आज हम जानेंगे द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। हम अक्सर पूर्वज इस शब्द का उपयोग करते हैं। पूर्वज यानी जो जिससे हम आए हैं वो लोग या फिर वो जीव। तो ये जीव पहली बार धरती पे आए कैसे? और सवाल ये भी है कि इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स हमें आजकल जो देखने को मिलते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए तो हुए कैसे? इवोल्यूशन इस थियरी को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स डार्विन ने। हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि मंकीज या चिंपांजीज, गोरिल्लास का रिलेशन इंसानों से है, यानी हम उन ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं। लेकिन दरअसल इवोल्यूशन की थियरी ये नहीं कहती कि इंसान जो है यानी होमो सेपियंस, इनका जन्म बंदरों से हुआ है। ये थियरी ये कहती है कि इंसान और चिंपांजीज, गोरिल्लाज, मंकीज में जो कॉमन एंसिस्टर रहा होगा, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इस ग्रुप से इंसान बिलोंग करते हैं। अगर हम अभी फिर से अपने कहानी पे आए तो चार्ल्स डार्विन एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उन्होंने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की। अभी नेचुरल सिलेक्शन ये वर्ड सुनने के बाद हम सोच रहे होंगे कि कई ऑर्गेनिजम्स में अंदरूनी कोई इंजीनियरिंग चल रही है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन यानी रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स, एनिमल्स और अन्य कई जीवों में होने वाले ट्रांसफर, जिसमें जीन्स आते हैं, आरएनएज आते हैं, और इन जीन्स और आरएनएज में हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन यानी कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसी का मतलब थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और यही वेरिएशंस फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी इनहेरिट होते हैं। ये वेरिएशंस अक्सर आंखों के कलर, बालों के कलर या फिर स्किन टोन, ऐसी चीजों में हमें देखने को मिलती है। सेम यही चीज हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन की थियरी काम करती है। और एक टर्म इस नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में यूज की गई है जिसे कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी फिट होना मतलब स्ट्रांग होना, ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं निकलता। चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि एनवायरनमेंट में जो खुद को एडप्ट कर लेगा या फिर एनवायरनमेंट में खुद को फिट कर लेगा और वो अपना इवोल्यूशन आराम से कर पाएगा और अपनी लाइफ व्यतीत कर पाएगा, वही ऑर्गेनिज्म फिट है। ऐसा यानी फिर इसमें क्लाइमेट आया, फिर एनवायरनमेंट आया, टेम्परेचर आया, और इसी के साथ साथ बाकी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। यानी सभी इकोसिस्टम में जो फिट हो पाएगा, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए ये टर्म यूज की गई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसी ही सिचुएशन का एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं डायनासोर्स का एग्जाम्पल। समय में लैक ऑफ फूड की वजह से और रिक्वायरमेंट्स की वजह से, वो फुलफिल नहीं हो पाने की वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम इवोल्यूशन की ट्री में ऐसे ही पीछे जाते रहे तो हमें पता चलेगा कि इतने सारे स्पीसीज का कोई ना कोई कॉमन एंसिस्टर था। इन प्लांट्स का कोई कॉमन एंसिस्टर था, इन एनिमल्स का था, इन मैमल्स का था, और ऐसे ही पीछे जाते जाते 4 बिलियन साल पहले इस धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। धरती के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और पहला जीव भी पानी में ही डेवलप हुआ था, और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। और पहला ऑर्गेनिज्म जो साइंटिस्ट ने उसको इजी नाम दिया है वो है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट में देखा जाए तो फूका। ये ऑर्गेनिज्म बस फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। इसमें ना कोई जीन्स थी, ना कोई डीएनए था। और इस ऑर्गेनिज्म के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिले। उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, जो तब समंदर में रहकर खुद ही फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। सिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनाई जाती है सन रेज एंड पानी के द्वारा, और एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है ऑक्सीजन एंड कुछ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। इसी प्रोसेस की वजह से हमें 2.2 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दी। इवोल्यूशन की बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी, क्योंकि सेल्स में डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर प्रोटेक्शन की दौर पर न्यूक्लियस बनना शुरू हो गए थे। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में एनिमल्स में देखने को मिलता है।
अब वीडियो की इस स्टेज पे आने के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ ये बातें चल रही है ऑर्गेनिजम्स की और उसके बाद माइक्रोब्स की। तो ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में 39 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हमें देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम देखें तो इंसानों की बॉडी में 43% ही ह्यूमन सेल्स है, बाकी सभी वायरसेस और आर्कियाज बैक्टीरियाज है। अब इस इवोल्यूशन की कहानी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। चेंज के पीछे भी इवोल्यूशन ही काम करता है। के पीछे रीजन था सर्वाइवल का। अगर सेल्स एक ग्रुप में ग्रो करेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर इस टाइमलाइन में आगे बढ़ा जाए तो 555 मिलियन ईयर्स पहले हमें एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलता है, इकारियोवारियोटिया। उसका साइज करीबन इस इकारियोवारियोटिया के रिलेटेड फॉसिल्स साइंटिस्ट को मिले और इन्होंने कहा ये क्रेचर करीबन 555 बिलियन ईयर पहले का होगा। तो ये अभी तक का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म बन गया है जो डिस्कवर करा गया था, इसलिए इसे माना जाता है सब ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर। और फिर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, ऐसे एनिमल्स भी ये जो इवोल्यूशन था ये पानी तक आया नहीं था, लेकिन 368 मिलियन ईयर्स पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं एम्फेबियंस। एम्फेबियंस यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम बात करेंगे डॉल्फिन्स या फिर शार्क्स के बारे में, जो समंदर में रहकर भी वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, उन्हें ऊपर आना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं इंसान और डॉल्फिन्स और शार्क्स में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके कई बूथ हमें देखने को मिलते हैं।